तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। एक टॉपिक बच गया था इम्यूनोलॉजी का जो हम देखे। तो हम देख वो था एलर्जी। ठीक है, एलर्जी देख लेते हैं। और एक था ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में थोड़ा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे थोड़ा सा। चलो, तो ठीक है, शुरू करते हैं एलर्जी से। ठीक है, एलर्जी क्या होता है? एलर्जी, आवाज आ रही है मेरी? हम्म। एलर्जी का भी दूसरा नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। मेरी बात सुनो और समझो। हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया घुसता है, दो बैक्टीरिया घुसता है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। कोई भी डिजीज कॉज करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया या जो भी एंटीजन या पैथोजन है वो चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बैक्टीरिया घुस जाएगा तो वो डिजीज कॉज कर देगा, दो बैक्टीरिया घुस जाएगा उससे डिजीज कॉज हो जाएगा। वैसे ही एक कुछ हो जाए, कोई भी एंटीजन एक घुस गया दो घुस गया, उससे डिजीज नहीं कॉज होगा। डिजीज कॉज करने के लिए एक थ्रेशोल्ड अमाउंट में कोई चीज चाहिए। ये बात समझ आई? अब यही चीज एलर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है। देखो, नॉर्म हम एक कंडीशन बताते हैं। मान लो डस्ट का एलर्जी बहुत लोगों को होता है। ये मान लो डस्ट है, ठीक है, डस्ट है मान लो 15 यूनिट डस्ट। हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। ठीक है, 15 यूनिट डस्ट है, ठीक है। ये एक नॉर्मल पर्सन है और ये एक एलर्जिक पर्सन। क्या होगा? नॉर्मल पर्सन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव नहीं होगा, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा। पर एलर्जिक पर्सन पे क्या होगा? ये 10 ml कहते 15 यूनिट डस्ट से क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि नॉर्मल पर्सन का इम्यून सिस्टम कहाँ एक्टिवेट होता है? 150 यूनिट पे एक्टिवेट होता है जो नॉर्मल पर्सन है। उसका इम्यून 150 यूनिट पे। हम बता रहे थ्रेशोल्ड के बाद ही कोई चीज में तुम्हारा बॉडी सेंसिटिव या इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 15 यूनिट ही ये हो जा रहा है। तो मतलब ये क्या है, 10 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव है, नॉर्मल से 10 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव है। तो मतलब ये क्या है, इसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव है। इम्यून रिस्पॉन्स इसका क्या है, एलिवेटेड है। तो इसी चीज को हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कहते हैं। ये क्या हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी का दूसरा नाम, दूसरी चीज कह दो, एलिवेटेड या एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? हम्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात है कि जो एलर्जी कॉज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो एलर्जी, एलर्जेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जेन। माय स्पेलिंग, एलर्जेन किसको कहते हैं? तो एलर्जी कॉजिंग एजेंट को एलर्जेन कहते हैं। एलर्जी कॉजिंग एजेंट। अब कंपैरिजन को बताते हैं। देखो, कोई पैथोजन या एंटीजन क्या होता था स्पेसिफिकली? एंटीजन कोई डिजीज कॉज करता था या इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करने के लिए एंटीजन जो है इम्यूनोजेनेसिटी क्रिएट करने वाला, जो बताए थे कि कोई चीज को एंटीजन या कैसे कहेंगे, या उसको वो इम्यून रिस्पॉन्स लाएगा, इम्यूनोजेनेसिटी उसमें होना चाहिए। तो ऐसा सब्सटेंस एंटीजन यूजुअली क्या हुआ करता था, या तो वो कोई प्रोटीन होता था या कोई ग्लाइकोप्रोटीन होता था, और बहुत रेयर केसेस में वो कोई लिपिड होता था या कार्बोहाइड्रेट होता था। ये बताए थे, बताए थे। लेकिन हम्म। एलर्जिन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई स्पेसिफिक केमिकल नहीं होना, नेचर नहीं होता, नो स्पेसिफिक केमिकल नेचर। ये क्या बात है? नो स्पेसिफिक केमिकल नेचर मतलब क्या होगा? नो स्पेसिफिक केमिकल नेचर, अब देखो जैसे किसी किसी के लिए डस्ट एलर्जिन हो जाता है, किसी किसी के लिए पोलन एलर्जिन हो जाता है, किसी किसी के लिए कह लो स्मेल एलर्जिन हो जाता है, किसी किसी के लिए कह लो
किसी किसी के लिए कोई ड्रग एलर्जन हो जाता है, इसमें कोई स्पेसिफिक केमिकल नेचर नहीं है एलर्जन का। ठीक है, कोई भी चीज के अगेंस्ट उसका इम्यून जो है नॉर्मल आदमी से ज्यादा एक्टिव हो गया है, कोई नॉर्मल पर्सन है उससे ज्यादा एक्टिव हो गया तो उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, राइट। अब इन एलर्जिक रिएक्शंस क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इन एलर्जिक रिएक्शंस क्या क्या आता है, दो चीज इन्वॉल्व होता है तुमको बताया थे, यदि एक होता है मास्ट सेल और दूसरा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे शरीर में, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। समझना कैसे होता है, चलो इसका मैकेनिज्म समझा देते थोड़ा, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, ठीक है हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, ऐसा ही ऑलमोस्ट हर जगह होता है। कंसिडर कि ये लैरिंग्स है, सॉरी लैरिंग्स कहते हैं, ट्रैकिया है, ट्रैकिया है, इसके ऊपर ये लैरिंग्स, ठीक है, ये लैरिंग्स है, एल से रिप्रेजेंट करती है ट्रैकियल रिंग्स है। अब क्या हुआ, इसका लैटरल सेक्शन लेते हैं, एलएस लेते हैं, लैटरल सेक्शन लेते हैं तो कैसा दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका वॉल हो गया, ये भी इसका वॉल हो गया ट्रैकिया का, और ये बीच में कैविटी लुमेन कहते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो क्या हुआ कि इसमें कुछ एलर्जेंस आए, कोई भी एलर्जन आया, मान लो ये बहुत सारा ढेर सारा एलर्जन आया, एलर्जन जो है यहाँ पेनिट्रेट करके घुस गया। अब ये पूरा एपीसी वाला साइकिल जो था, एपीसी से जाकर लिम्फॉइड ऑर्गन से एंटीबॉडी बनेगा, सब कुछ होगा, मास्ट सेल इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मास्ट सेल, वो पूरा साइकिल इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो मान लो दिस इज मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल, मास्ट सेल। अब इम्यूनोग्लोबुलिन हम पूरा बोले कि पूरा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा, उसमें क्या बनेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगा, कौन सा टाइप का, तो इसमें अलग टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको कहते हैं आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनेगा। ये क्या बना, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, मान लो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये एलर्जन यहाँ पे इंटर कर गया बॉडी वॉल। अब ये इसे जैसे ही अटैच किया, जैसे ही अटैच किया, मास्ट सेल एक्टिवेटेड हो गया, मास्ट सेल क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया, रिलीज किया हिपैरिन, हिपैरिन कहते हैं, सॉरी हिपैरिन कहाँ से, हिस्टामिन, क्या बोल, हिस्टामिन, हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज किया, हिस्टामिन के कारण क्या हुआ, ये क्या करेगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन काउज करेगा, इन्फ्लामेशन जो काउज करेगा तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, स्पाज्म, ऐसे करके क्या इन्फ्लामेशन हो गया इस एरिया में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एरिया था ये क्या हो गया, इसका जो एंट्री का पैसेज था वो घट गया, है ना, घट गया, ये क्या हो गया, एलर्जी हो गया, तो इसके कारण क्या हुआ ये, सॉरी, यहाँ पे ये क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, कुछ कुछ ऐसा ही होता है हर जगह। समझ आया, अस्थमा के केस में क्या होता है, यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ये वॉल श्रिंक कर जाता है, इन्फ्लामेशन तो होता ही है, ये सब होता है। इज इट क्लियर, मैकेनिज्म समझ आया, ऑलमोस्ट ऐसा ही हर केस में होता है, हम एक एग्जांपल से समझा दिए तुमको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एलर्जी को फिनिश करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पे आते हैं। हाँ, अब एग्जांपल्स ऑफ एलर्जी देख लो तो क्या क्या है। इसमें पहला है लोकलाइज्ड एलर्जी, जो लोकलाइज्ड एलर्जी क्या क्या होता है इसमें, जैसे एग्जांपल
स्पेसिफिकली एक ही रीजन में हो, एक ही पार्ट में हो, जैसे तुम कह लो हे फीवर, जो कहाँ पे सिर्फ लंग वाले रीजन में, रेस्पिरेटरी रीजन में हो। तो उसके बाद कह लो एक्जिमा या ईजमा जिसको कहते हैं, ठीक है, ये स्किन में होगा, ये रेस्पिरेटरी में होगा, ये स्किन में होगा। दूसरा होता है जिसको एनाफाइलैक्सिस या जनरलाइज एलर्जी कहते हैं। दूसरा क्या होता है जिसको जनरलाइज एलर्जी कहते हैं, इसको एनाफाइलैक्सिस भी कहते हैं। देखो, इसके लिए हम तुमको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि किसी आदमी को पेनिसिलिन जो है, वो जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उससे एलर्जी है। अब उससे एलर्जी है लेकिन पता नहीं है अभी किसी को, डॉक्टर को भी नहीं पता है और उसको भी नहीं पता है कि उसको एलर्जी है। उसको मान लो एंटीबायोटिक दे देंगे तो वो क्या होगा, मान लो कि इंडिविजुअल एलर्जिक टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के लिए वो एलर्जिक है। दूसरे में क्या कह सकते हैं, इज इंजेक्टेड बाय पेनिसिलिन, उसको पेनिसिलिन से एलर्जी है लेकिन उसको पेनिसिलिन इंजेक्ट कर दिया इंट्रावेनसली कह लो, ठीक है। अब क्या होगा, उसके शरीर में पेनिसिलिन जाएगा, ये सपोज पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन का ये बॉडी क्या बोले, पेनिसिलिन अंदर गया, लेकिन ये जो है इसके लिए एलर्जिक था, तो ये किसके तरह काम करेगा, ये ये पेनिसिलिन जो है ये किसकी तरह एलर्जिन का काम करेगा, पेनिसिलिन एक्ट एज एलर्जिन, और ये पूरे शरीर में जाएगा, एक ही जगह नहीं, हम इंट्रावेनसली भेजे हैं, इट विल मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब नेक्स्ट में कि स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अब क्या होगा, जैसे ही बॉडी में होगा, ये इसके लिए ये वाला बंदा जो था ये क्या था, इसके लिए एलर्जिक था, तो पूरे बॉडी में क्या होगा, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे यहाँ हुआ तो क्या हो गया, जनरलाइज स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल, मतलब पूरे बॉडी में मास्ट सेल स्टिमुलेट हो जाएगा, जनरलाइज्ड स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिस्टामिन रिलीज होगा, जैसे पिछले में निकला हिस्टामिन, ये तो वहां पे थोड़ा सा निकला, यहाँ पे कितने में बहुत क्वांटिटी में निकल के पूरे बॉडी में हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ हिस्टामिन, लेट मी राइट इट अगेन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हिस्टामिन का एक काम तो है कि वो इन्फ्लामेशन करता है, वो इन्फ्लामेशन तो किया, लेकिन साथ साथ दूसरा काम है, यदि पिछले चैप्टर से याद करो, पिछले कुछ टॉपिक से याद करो, तो उसका एक और काम है हिस्टामिन का, यदि इन्फ्लामेशन वाला टॉपिक याद है तो उसमें देखोगे हिस्टामिन तो एक तो वहां पे क्या कहता है, हिस्टामिन क्या कहता है, इन्फ्लामेशन करता है, साथ साथ वैसोडाइलेशन भी करता है, वैसोडाइलेशन भी करता है, सॉरी क्या बोले हम, वैसोडाइलेशन करता है, जनरलाइज्ड वैसोडाइलेशन भी करता है, एक जो ये बात हुआ जनरलाइज्ड वैसोडाइलेशन, और क्या करता है, और क्या करता है वो, और क्या करता है वो, परमियाबिलिटी बढ़ा देता है, ये परमियाबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीजेस, जिसके कारण ये याद करो इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक से लिखवाए थे हिस्टामिन का दो काम। इसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर ड्रास्टिक गिर जाएगा, फ्लूइड बाहर आ जाएगा, तो ड्रास्टिकली डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, कोई को हैंडल नहीं कर पाएगा तो मे कॉज डेथ, ये बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर गिरेगा तो क्या होगा, मे कॉज डेथ, ये भी हो सकता है। तो एलर्जी समझ आया, एलर्जी समझ आया,